Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the plastic pandemic. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से 70%। ये नंबर रिप्रेजेंट करता है अर्थ का वो हिस्सा जो समुंदर से, ओशन से कवर्ड है। हम अक्सर ओशंस को प्लैनेट का प्राइमरी लंग और पेंट्री कहते हैं। अब आखिर क्यों? लंग इसलिए क्योंकि ये हमारे ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट करता है, और पेंट्री इसलिए क्योंकि दुनिया का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फूड यहीं से आता है। और इसी विशाल समुंदर के अंदर पूरी दुनिया की लगभग 50% प्राइमरी प्रोडक्शन होती है। नाउ व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्शन? ये वो प्रोसेस है जहां ऑर्गेनिजम्स, ज्यादातर फाइटोप्लैंक्टन, लाइट एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के थ्रू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस आप समझ लीजिए ग्लोबल फूड वेब का सबसे फंडामेंटल, सबसे बुनियादी बेस है। इससे साफ है कि ओशन लाइफ ऑन अर्थ के लिए कितना ज्यादा क्रिटिकल है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये पूरा का पूरा मरीन सिस्टम इन बड़े बड़े जानवरों पर नहीं बल्कि माइक्रोस्कोपिक लाइफ पर डिपेंड करता है। यही मरीन फूड पिरामिड की नींव है, उसका फाउंडेशन है। इसके बेस पर आते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स है, और उन्हें कंज्यूम करते हैं ज़ूप्लैंक्टन, जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है। हमारी सारी की सारी फिशरीज, हमारी सारी मरीन बायोडाइवर्सिटी इन्हीं छोटे छोटे जीवों के अस्तित्व पर, इनके होने पर निर्भर है। और इसी इतने नाजुक, इतने डेलिकेट सिस्टम में एक नया और बहुत ही खतरनाक कंटामिनेंट एंटर कर चुका है, प्लास्टिक। इसे हम कहते हैं एक पर्सिस्टेंट कंटामिनेंट। पर्सिस्टेंट इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की तरह ये नेचुरली ब्रेक डाउन नहीं होता। ये सैकड़ों, यहां तक कि हजारों साल तक एनवायरनमेंट में बना रहता है। तो यहां एक बहुत क्रिटिकल सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है कि प्लास्टिक मरीन एनवायरनमेंट में इतना यूनिकली डेंजरस बन जाता है? समंदर में इसका जो इम्पैक्ट है वो जमीन पर इसके इम्पैक्ट से इतना अलग, इतना ज्यादा खतरनाक कैसे है? इस स्लाइड पे ये कंपैरिजन इस बात को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है। देखिए जमीन पर क्या होता है। प्लास्टिक तेजी से फोटो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से गुजरता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट सनलाइट यानी फोटो और हीट यानी ऑक्सीडेटिव प्लास्टिक के पॉलीमर चेन्स को तोड़ देते हैं। लेकिन समुद्र में पानी के दो अलग इफेक्ट्स हैं। ये एक कूलिंग इफेक्ट देता है, और दूसरा ये प्लास्टिक को फुल इंटेंसिटी यूवी रेडिएशन से शील्ड करता है, उससे बचाता है। इससे होता यह है कि डिग्रेडेशन प्रोसेस इतना ज्यादा स्लो हो जाता है कि प्लास्टिक की लाइफ सदियों तक बढ़ जाती है। और इस प्रॉब्लम का एक दूसरा पहलू है जिसे हम कहते हैं रिट्रीवल क्राइसिस। जमीन पर चलिए हमारे पास फिर भी वेस्ट कलेक्शन और सॉर्टिंग के सिस्टम्स हैं, लेकिन सोचिए एक बार प्लास्टिक गहरे समुद्र में पहुंच गया तो उसे वापस निकालने का कोई भी वायबल लार्ज स्केल मेथड आज हमारे पास मौजूद नहीं है। वो बस वहां रहता है, साल दर साल एक्यूमुलेट होता रहता है। अभी तक हम बात कर रहे थे बड़े प्लास्टिक के टुकड़ों की। अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं एक कहीं ज्यादा अदृश्य, एक इनविजिबल खतरे पर, माइक्रो प्लास्टिक्स। ये प्लास्टिक के बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, और इनका असली खतरा इस बात में है कि ये फूड वेब में उसके सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक लेवल पर एंटर कर जाते हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म है, इसको याद रखिएगा, बायोक्यूमुलेशन। So bioaccumulation is the process by which toxins concentrate in an organism at a higher level than in its surroundings. आसान शब्दों में कहें तो जैसे जैसे आप फूड चेन में ऊपर जाते हैं, इन टॉक्सिन्स का कॉन्सेंट्रेशन हर अगले स्टेप पर बढ़ता जाता है, मैग्नीफाई होता जाता है। तो प्लास्टिक के केस में ये बायो अक्यूमुलेशन आखिर काम कैसे करता है? ये कोट इसे बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। समुद्र के पानी में प्लास्टिक एक टॉक्सिक स्पंज की तरह काम करता है। भले ही प्लास्टिक मटेरियल खुद अपेक्षाकृत इनर्ट हो, मतलब नॉन रिएक्टिव हो, लेकिन उसकी जो सतह है, उसका सरफेस, वो एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेट की तरह काम करता है, और आसपास के पानी से हानिकारक केमिकल पोल्यूटेंट्स को अट्रैक्ट करके अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लेता है। चलिए इस टॉक्सिक स्पंज प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। पहला स्टेप है अट्रैक्शन। पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जैसे पीसीबीज और डीडीटी प्लास्टिक के टुकड़ों की सतह पर आकर चिपक जाते हैं। दूसरा स्टेप इंजेशन। ज़ूप्लैंक्टन जैसे छोटे छोटे जीव गलती से इन जहरीले माइक्रोप्लास्टिक्स को अपना खाना समझकर खा जाते हैं। और तीसरा और सबसे खतरनाक, कंटामिनेशन। ये टॉक्सिन्स फिर मरीन फूड वेब में एंटर कर जाते हैं, और फिर बायोमैग्निफिकेशन नाम के प्रोसेस के जरिए मछलियों, पक्षियों और मैमल्स तक पहुंचते पहुंचते और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं।
अक्सर जब भी हम मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान उन तस्वीरों पर जाता है जो सी बर्ड्स या टर्टल्स की होती हैं, बेचारे प्लास्टिक में फंसे हुए। ये वो असर है जो हमें साफ साफ दिखता है। लेकिन उन 99% समुद्री प्रजातियों का क्या, जो हमें दिखाई ही नहीं देती? वो जो समुद्र की सतह पर नहीं, बल्कि उसकी गहराइयों में रहती हैं, उनका क्या? और ये सवाल हमें बेंथिक ब्लाइंड स्पॉट की तरफ ले जाता है। द टर्म बेंथोस रेफर्स टू द इकोलॉजिकल जोन एट द बॉटम ऑफ द सी। जो हाई डेंसिटी प्लास्टिक्स हैं, जैसे फेंके हुए नायलॉन के फिशिंग नेट्स, वो डूबकर समंदर के तल पर पहुंच जाते हैं और वहां ये कोरल रीफ्स जैसे पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स का गला घोंट देते हैं, उन्हें स्मदर कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकट है जिस पर रिसर्च बहुत ही कम हुई है, और ये उन 99% मरीन लाइफ को प्रभावित करता है जो सतह से दूर गहराई में रहती है। तो ये मत सोचिए कि प्लास्टिक का खतरा सिर्फ समुद्र तक ही महदूद है, बिल्कुल नहीं। अब चलिए देखते हैं कि इसका जमीनी यानी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पर क्या असर होता है। हमारे शहरों में प्लास्टिक बैग्स ड्रेनेज सिस्टम्स को, नालों को चोक कर देते हैं। नतीजा अर्बन फ्लडिंग और स्टैग्नेंट वाटर से होने वाली बीमारियां फैलती हैं। जमीन में प्लास्टिक की परतें, उसके लेयर्स एक इम्पर्वियस लेयर बना देती हैं, यानी एक ऐसी परत जिससे पानी नीचे नहीं जा सकता। ये पानी के पर्कुलेशन को रोकती है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता। और जानवरों के लिए तो ये घातक है ही। लाइव स्टॉक, स्ट्रे एनिमल्स अक्सर कचरे के ढेर से प्लास्टिक खाकर मर जाते हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ प्लास्टिक से ही नहीं है। असली दिक्कत यह भी है कि उसके अंदर क्या है। प्लास्टिक को उसकी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज देने के लिए, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी या आग से बचाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसमें कई तरह के केमिकल एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। और यह टर्म आती है लीचिंग। लीचिंग वो प्रोसेस है जिसमें ये केमिकल एडिटिव्स, जैसे कि प्लास्टिसाइजर्स जो प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, और फ्लेम रिटार्डेंट्स धीरे धीरे प्लास्टिक से रिस कर सीप आउट होकर आसपास की मिट्टी और ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं। इससे उस पानी पर निर्भर इंसानों के लिए बहुत लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क पैदा हो सकते हैं। ये कोट देखिए, इस पूरे इशू को बिल्कुल ठीक तरीके से समराइज करता है। हम एक ऐसे ग्लोबल एक्यूमुलेशन के साक्षी हैं, गवाह हैं, जो इंटैक्ट एंड अनमिनरलाइज्ड बना रहता है। अनमिनरलाइज्ड का सीधा सा मतलब है कि ये प्राकृतिक रूप से नेचुरली सड़कर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं बदलेगा। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ये सदियों तक प्लास्टिक ही बना रहेगा। तो जैसे जैसे प्लास्टिक की ये विरासत बढ़ती जा रही है, आखिरी सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वो ये है, इसके लंबे समय के परिणामों के बारे में वो कौन सी जरूरी जानकारी है, वो कौन सा क्रिटिकल नॉलेज है जो आज भी हमारे पास नहीं है। आखिर इस प्लास्टिक पेंडेमिक की असली कीमत क्या होगी? इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।